नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उनीस कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में बयान दिया है राणा संगा गद्दार थे उस पे। मैं कड़ी निंदा करता हूं और ऐसे सांसदों का जो इतने घटिया विचार रखते हैं, जो इतने घटिया सोच रखते हैं, इतिहास को जाने बिना ऐसे तोड़ मरोड़ कर बयान रखते हैं, उनको मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं कड़ी निंदा करता हूं सोच की जो इसके पीछे थी, और मैं कड़ी निंदा करता हूं उस विचार की जो उन्होंने राज्यसभा में जिसका विमोचन किया। बात कर रहा हूं रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया था राज्यसभा में कि राणा संगा ने बाबर से हाथ मिला लिया था और वो गद्दार थे। एक राजपूत होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरे खून में भी उबाल आया उस राणा संगा का जिन्होंने इस भारत देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, इतिहास में ऐसा लिखा गया कि 80 से ज़्यादा अपने शरीर पे घावों को सहा। उस राणा संगा के बारे में ऐसे विचार रखना रामजी लाल सुमन को शोभा नहीं देता। समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करना हम लोगों को शुरू कर देना चाहिए, और जो करनी से न कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। सड़कों पर उतर रही है, जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको एकजुट कर रही है, और इन सब के बीच जो पिस रहा है वो है हमारा युवा, वो हमारा यूथ। एक कहानी मैं बताता हूं, आपकी सामंजस्य जो अभी दिख रही है कि मैंने दो बातें कर दी, एक तरफ मैं उनकी निंदा कर दिया और एक तरफ बेरोजगार युवा बोल रहा हूं, इनको मैं खत्म करूंगा वीडियो के अंत तक। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि औरंगजेब ने शाहजहां से बोले कि 3 वरदान आप मांग सकते हो, जो मांगना है मांगो। खाने में आपको जो मांगना है मांग सकते हो, रहने के लिए आपको जो मांगना है मांग सकते हो, और एक कार्य जो आप करना चाहो बाकी की जिंदगी में वो कार्य आप कर सकते हो। तो रहने के लिए उन्होंने एक अच्छा महल मांग लिया, खाने के लिए चना मांग लिया, लेकिन कार्य करने के लिए शाहजहां ने कहा था कि मुझे उस काम में लगा दो जहां मैं प्रतिदिन कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा। तो पता है औरंगजेब ने क्या किया? उनको महल दे दिया, जितनी महल मांगी थी उनसे ज्यादा महल दे दिया, खाने के लिए बहुत सारी चीजें दे दी, और जितनी मांगी थी उससे ज्यादा दे दी। लेकिन जो तीसरा उनका वचन था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दो, तो वो पढ़ाने के लिए नहीं दिया। अब इसके पीछे का तर्क जानिए, औरंगजेब का तर्क क्या था। औरंगजेब का तर्क ये था कि अगर मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको दे दूंगा तो ये कल को एक विध्वंसक सेना खड़ी कर सकते हैं और मेरे प्रति यहाँ के युवाओं को भड़का सकते हैं, और एक बार युवा मेरे प्रति भड़क गए तो फिर यहां का मैं कभी भी शासक नहीं बन पाऊंगा। अब यहां बात सोचने वाली यह है दोस्तों कि इस कहानी से क्या इस मुद्दे पर जो अभी अभी राज्यसभा में हुआ है, क्या कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप कि नहीं? अब थोड़ा सा और मैं इस कहानी को विस्तार दूंगा, इस कहानी से रिलेटेड कुछ और बातें बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि रामजी लाल सुमन को यह घटिया बयान देने के लिए मजबूर कौन किया। कहां से उनकी मजबूरी ये आ गई कि रामजी लाल सुमन को इतना घटिया और जानबूझ के यह फालतू बयान देना पड़ा। महान वीर और 80 घावों को खाने वाले राणा संगा को गद्दार बताने के लिए क्या मजबूरी रही होगी रामजी लाल सुमन की और समाजवादी पार्टी की, जो अखिलेश यादव उनके बयान की रक्षा कर रहे हैं, उनके बयानों की बचाव कर रहे हैं। राजनीति जो है ना, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्यादे मोहरे और जिस पे खेल खेला जाता है वो हम है जनता, और जो शासन करते हैं वो सिर्फ अलग अलग बयानबाजी करके, अलग अलग तरीके से बयानों को तोड़ मड़ोड़ के बस इसलिए परोसते हैं कि एक कौम को, एक जाति को, एक धर्म को हम एकत्रित करके उसका वोट बैंक अपने खाते में डलवा लें। साउथ में आप देख सकते हो कि हिंदी भाषा का जिस तरीके से पतन हो रहा है, जिस तरीके से लोग कालिख पोत रहे हैं हिंदी लिखी हुई चीजों को, उससे साफ पता चलता है कि आज भारत में नफरत की राजनीति कितनी ज्यादा फैल चुकी है। 300 साल पुराने औरंगजेब के कब्र को उखाड़ने के लिए अगर भारतीय युवा हजारों की तादाद में वहां पहुंच रहे हैं तो इससे साफ साबित होता है कि आज की दुनिया में नफरत की राजनीति कितना फैल चुका है। एक तरफ कुछ लोग सावरकर को वीर बताते हैं तो दूसरी तरफ लोग उनको माफीनामा लिखने वाला एक मामूली व्यक्ति बता देते हैं। एक तरफ औरंगजेब को एक क्रूर शासक लोग बताते हैं तो दूसरी तरफ
कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ तबके के लोग ऐसे भी हैं जो औरंगजेब को ये कहते हैं कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था, औरंगजेब ने ऐसे ही 50 साल भारत पे शासन नहीं किया। कुछ लोग महात्मा गांधी को भारत पाकिस्तान के बंटवारा का सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं, तो कुछ लोग महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं। कुछ लोग आज भी महात्मा गांधी का उसी तरीके से इज्जत और आदर करते हैं। कुछ लोग नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी का हत्यारा, आतंकवादी मानते हैं, तो कुछ लोग आज भी नाथूराम गोडसे के माला पहनाते हैं, नाथूराम गोडसे का माल्यार्पण करते हैं, नाथूराम गोडसे का नई नई मूर्तियां बनवाते हैं और नाथूराम को देशभक्त बत। अब इन दोनों तरीकों को मैं बयाने जो अभी प्रस्तुत मैंने किया, उसमें पक्ष कुछ और कहता है और उसी समय विपक्ष कुछ और कहता है। सोचिएगा जरा, बीजेपी के लोग डायरेक्टली ये कहते हैं कि नाथूराम गोडसे जो थे वो देशभक्त थे, उनके कार्यालय में, उनके आरएसएस के कार्यालय में नाथूराम गोडसे की तस्वीर लगी होती है। वही आरएसएस कहता है कि महात्मा गांधी पाकिस्तान और भारत के बंटवारा का सबसे बड़ा गुनहगार थे। एक तरफ बीजेपी हिंदुओं का वोट लेने के लिए राम जी की राजनीति खेलती है, शंकर जी की राजनीति खेलती है, ठीक उसी तरफ बाकी पार्टियां मुसलमानों का वोट बैंक लेने के लिए इफ्तिकार पार्टी करती है, मस्जिदों में जाती है, मस्जिदों बनवाती है, बॉलीवुड को पेंशन देती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या यही राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए रामजी लाल सुमन को मजबूरी में यह बयान देना पड़ा ताकि जो मुसलमान वोट बैंक है उनके पीछे चला जाए? क्या इसके पीछे का कारण बीजेपी की वो नफरत की राजनीति है जो कई सालों से भारत में फैल रही है और दिन प्रतिदिन फैल रही है? क्या इसके पीछे गोदी मीडिया का वो बेकार सा जो डिस्कशन होता है, जो डिबेट होता है रात के 8 बजे से रात के 10 बजे तक, उसका ये कारण है? क्या इसके पीछे का ये कारण है कि हम भारत की जनता अपने भारतीय सरकार से बेरोजगारी, इकोनॉमी और जो बाकी सारी जो अच्छी चीजें हैं उस पर सवाल करना छोड़ दिए? मैं बात कर रहा हूं, थोड़े से अभी और पीछे मैं चलता हूं, ज्ञानवापी का मुद्दा मैं उठाता हूं। ज्ञानवापी का मुद्दा जब उठा तो भारत में 2 तबके के लोग बट गए। एक वैसे राजनीतिज्ञ, वैसे राजनीति के खेल खेलने वाले जो इसमें मुसलमानों का साथ दिए, जिनका यह कहना था ज्ञानवापी मस्जिद है। एक तरफ वो लोग, अब आपको देखिए ये वीडियो जो है पूरी तरीके से न्यूट्रल है, समझना आपको है कि गलत कौन है, हम, जनता या पार्टियां। मैं पार्टियां शब्द का यूज कर रहा हूं, मैं किसी खास पार्टी को यहां पे चिन्हित नहीं कर रहा हूं कि इस पार्टी ने गलती करी। रामजी लाल सुमन की मैंने निंदा भी करी, तो दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं आरएसएस या बीजेपी के लोग जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं उनकी भी मैं निंदा करता हूं। मैं उनकी भी निंदा करता हूं जो 300 साल से बनी हुई औरंगजेब की वहां पे जो कब्र है उसको उखाड़ने के लिए पहुंचे थे। मैं उनकी भी निंदा करता हूं। मैं उनकी भी निंदा करता हूं जिन्होंने ये कहा था कि महात्मा गांधी देशभक्त नहीं थे, महात्मा गांधी एक गुनहगार थे। मैं उनकी भी निंदा करता हूं जिन्होंने श्री रामचंद्र जी को काल्पनिक बताया था। और मैं उनकी भी निंदा करता हूं जिन्होंने रामचंद्र जी के मंदिर बनवाकर रामचंद्र जी के मंदिर के नाम पर वोट मांगा था। मैं हर तरीके के लोग को यहां पर निंदा करूंगा। अब सोचना आपको है कि इससे फायदा किसको हो रहा है, इस नफरत की राजनीति से, और घाटा किसको हो रहा है। ये जो हिंदी वाला मुद्दा साउथ में उत्पन्न हुआ, इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा हुआ वहां के क्षेत्रीय पार्टी को। उनका यह कहना था कि नॉर्थ की जो पार्टियां हैं वो साउथ में कोई भी विकास का कार्य नहीं करने दे रही हैं। अब इससे हुआ यह कि बिहार के भागलपुर में जो मक्का का अनुसंधान केंद्र था उसको उठा करके कर्नाटक में ले जाया गया, इस बात को साबित करने के लिए कि नहीं, साउथ में भी हम विकास करते हैं। ये कौन सा विकास है कि आप किसी नॉर्थ में बनी हुई जो बिहार एक ऑलरेडी फिसड्डा जगह है, यहां से उठा करके किसी चीज को आप कर्नाटक में लेके चले जाते हो? ये कौन सा विकास है आपका? औरंगजेब का मुद्दा जो महाराष्ट्र में हुआ, नागपुर में जो कई सारी गाड़ियां जल गई, कई सारे जाने चल गए, कई सारे लोग जख्मी हो गए, इससे किसका फायदा हुआ? सोचने वाली बात है। इससे उस पार्टी का फायदा हुआ जिसने ये बयानबाजी करी कि मैं औरंगजेब के कब्र को उखाड़ के फेंक दूंगा। कई सारे हिंदू युवा जो लाचार हैं, जो बेचारा हैं, जो बेसहारा हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगार हैं, अगर उनके पास नौकरी होती तो 9 से 5 वो नौकरी करते। 9 से 5 के बीच में वो जाके वीर शिवाजी के मंदिर में, वीर शिवाजी के मूर्ति के नीचे जाके नारे लगाते औरंगजेब मुर्दाबाद, और ना ही कुरान वो जलाते। महात्मा गांधी को गुनहगार बोलने वालों में किनका फायदा हुआ? नाथूराम गोडसे को देशभक्त बोलने से किसका फायदा हुआ? रामचंद्र जी को काल्पनिक बोलने से किसका फायदा हुआ?
रामचंद्र जी के नाम पर वोट मांगने से किसका फायदा हुआ? पुलवामा अटैक पे वोट मांगने वाले से किसका फायदा हुआ? पुलवामा अटैक पे जो री अटैक हुआ था पाकिस्तान पे, उससे सबूत मांगने वालों में किसका फायदा हुआ था? इन सभी से फायदा किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को हुआ था। अगर वो विरोध कर रही है तब भी फायदा हो रहा है, अगर वो उसका विरोध नहीं कर रही है तभी उन्हीं का फायदा हो रहा है। फायदा अगर नहीं हो रहा है तो हम जनता को फायदा नहीं हो रहा है। हम जनता को इन्हीं चीज़ों में उलझा दिया जाता है। जैसे ही हम रात को 8 बजे खाने बैठते हैं और टीवी खोलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, औरंगजेब, ज्ञानवापी और राम मंदिर, पुलवामा, इसी पे बातें रख दी जाती हैं। कभी इस पे चर्चा आपने कभी देखा है 8 से 10 के बीच में कि जिस पे बेरोजगारी नाम का एक टॉपिक हो और उस पे 2-4 लोग, 2-4 अर्थशास्त्री बैठ के अच्छे से बात कर रहे हो कि भारत की अभी स्थिति क्या है, भारत को अभी क्या करना चाहिए था? कभी आपने देखा है कि कभी नौकरियों पे बात हो रही है कि नौकरियों का उत्पादन कैसे होगा भारत में, कैसे नौकरियां बढ़ाई जाए ताकि जो युवा बेरोजगार हैं वो आज बेरोजगारी से दूर रहें? क्या कभी आपने देखा है कि कभी भी कोई न्यूज चैनल सत्ता पक्ष के विपक्ष के रूप में बात करे? न्यूज चैनल का काम ही यही होता है कि वो एज ए विपक्ष काम करे। वो भारत की जनता के साथ मिलकर, भारत के विपक्ष पार्टी के साथ मिलकर, जनता, विपक्ष और मीडिया मिलकर के सत्ताधारी पक्ष को बार बार क्वेश्चन करे। कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा। इसका मुख्य कारण यह है कि आज हम भारत के लोग इन सब मुद्दों को ज्यादा अहमियत देते हैं। बेरोजगारी, इकोनॉमी और इन सभी जो फालतू की बातें उस पर हम ध्यान नहीं देते। जो हमारे लिए फालतू की बात है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए एक अहम भूमिका निभा रही है, जिसके कारण आज चाइना, अमेरिका में स्टारलिंक, अलग अलग जीपीटीज जिसको हम एआईज कहते हैं, अमेरिका यहां तक आगे बढ़ गया कि सुनीता विलियम्स जो 9 महीने से फंसी हुई थी, डॉकिंग के जरिए उसको वापस धरती पर ला दिया। भारत में वो डॉकिंग अभी हाल ही में वो डॉकिंग अभी भारत ने अपने तरीके से बनाया है। कम से कम 50 साल पहले अमेरिका ने ये चीज बना ली थी। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में जो आज की युवा है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनका कहना यह है कि आजकल बेरोजगारी, इकोनॉमी और जो भारत की स्थिति है, जो विदेश की स्थिति है भारत के तुलना में, जो हमारी जो इकोनॉमी की परसेंटेज है, जो प्रति व्यक्ति आय है, जो एजुकेशन का जरिया है, वो सब कुछ पे बात नहीं होगा। आज बात होगा औरंगजेब कैसा शासक था, राणा संगा कैसे शासक थे, महात्मा गांधी कैसे थे, नथुराम गोडसे कैसे थे, जवाहरलाल नेहरू कैसे थे। जो बात करीब करीब 100 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, उस पे बात हो। कई युग पहले रामचंद्र जी आए थे, चले गए, उन्होंने अपना काम किया, सब कोई बात करता है रामचंद्र जी भगवान के बारे में। लेकिन क्या कोई शासक, क्या कोई सत्ताधारी पक्ष का कोई भी नेता श्री रामचंद्र जी के कदम चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है? अगर कोशिश करता तो जो होली पड़ा था, जुम्मा के दिन जब पड़ गया, तो ये नफरती बयान किसने दिया कि होली साल में एक बार आती है लेकिन जुम्मा जो है 52 बार आता है, मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाए? किसने दिया यह बयान? और इस बयान का समर्थन वहां की सरकार क्यों की? किसका वोट लेने के लिए? क्यों भारत के हिंदू, भारत के जो यूथ हिंदूज हैं, वो जाकर के मस्जिद के सामने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाते हैं? क्या आपके पास अपनी मंदिर नहीं है? क्या भगवान श्री राम उस मस्जिद में आपको दिखाई देते हैं? क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं कि मस्जिद में जाकर के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाओगे तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा? नहीं। तो फिर ये सभी सोचने वाली जो ये जनता है, वो कब भारत की इकोनॉमी पे बात करेगी, प्रति व्यक्ति आय पे बात करेगी? कब वो बात करेगी कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार कब मिल रहा है? कब वो बात करेगी जो किसान की आय दुगुनी होने वाली थी, उस पर कब बात करेगी? कब तक ये रामजी लाल सुमन और ये जो बाकी के बीजेपी के जो लोग हैं जो बार बार नफरती बयान देते हैं, उनको कब तक हम लोग एक दूसरे से बचाएंगे? जब रामजी लाल सुमन जैसे लोग हमारे विरोध में बयान देते हैं तो उनको मुस्लिम का सहारा मिल जाता है, और जो बीजेपी के लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं तो हम हिंदुओं का उनको सहारा मिल जाता है, और ये जो मीडिया है इसको मसाला मिल जाता है। सबसे ज्यादा घाटा होता है हम जैसे युवाओं का, जो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, जो कभी भी ये बातें सरकार से हम नहीं करते कि भाई हमारा किस में फायदा है। ये वीडियो न्यूट्रल था, आपको सोचना है कि इस वीडियो को आप किस तरीके से लेते हो। अगर आप अपने फायदे के लिए लेते हो तब भी ठीक है। अगर आप एज ए हिंदू लेते हो और मेरे को ऐसा समझा देते हो कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम मुस्लिम हो, तुम ये हो, तुम वो हो, फिर भी ठीक है। जाति से राजपूत हूँ, हिंदू हूँ और सारी चीज़ें मानता हूँ जो आप मानते हो। आपके भी दिमाग में वही चीज़ है जो मेरे दिमाग में है। लेकिन मैं कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को ये हक नहीं दूंगा कि भाई तुम हो तभी मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ क्योंकि मेरे पूर्वज हैं, तब मैं हूँ।
और राणा संगा कौन थे, औरंगजेब कौन था, ये मैं पढ़ चुका हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे अनपढ़ जो अपना डिग्री नहीं बताते, वैसे नेताओं को बताने की जरूरत नहीं है कि श्री रामचंद्र जी कैसे थे, राणा संगा कैसे थे, औरंगजेब कैसे थे। तड़ीपार और जो डिग्री बताने के डर से बिल में छुप जाते हों, वैसे नेताओं को मैं कभी अधिकार नहीं दूंगा कि ये मेरे सामने आकर बोले कि राणा संगा कौन थे, राणा संगा कैसे थे। ऐसे नेता को मैं कभी अधिकार नहीं दूंगा कि वो बोले कि तुम जुम्मा कैसे मनाओगे, तुम होली कैसे मनाओगे। वो अधिकार मैं खुद रखता हूं कि मुझे कैसे क्या करना है। और कई पीढ़ियों से नहीं, कई युगों से ये चीजें चलती आ रही हैं। इजाजत दीजिए, और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। लेकिन ऐसे और सारे वीडियो देखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।